आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स आते हैं पर्सनल लोन के लिए। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस का ऐप आता है, एक नावी नाम का ऐप आता है। तो ये जो ऐप्स में है आप बहुत ही इजीली पर्सनल लोन ले सकते हो। हालांकि वो जो लोन्स का इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो होता है 20%, 30%, 35% तक ये चला जाता है, क्योंकि ये पर्सनल लोन होता है और स्पेशली आपने ये एक ऐप से लिया होता है। तो ये जो बजाज फाइनेंस का ऐप है, नावी का ऐप है और भी बहुत सारे ऐप्स है जहाँ से आप पर्सनल लोन लेते हो। तो ये बिलोंग किससे करता है, ये है क्या बेसिकली, और ये रजिस्टर्ड कैसे है। तो ये सारे जो ऐप्स है या फिर ये सारी जो कंपनीज है, तो ये जो है ये एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी क्या होता है? तो एनबीएफसी होता है नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी। ये एक कंपनी होता है जो कि रजिस्टर्ड होती है विद आरबीआई, और इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि हाउ एनबीएफसीज आर डिफरेंट फ्रॉम बैंक, और एनबीएफसी की सारी डिटेल्स, ये अर्न कैसे करती है, इसके टाइप्स क्या है और ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आइए जानते हैं। तो एक एनबीएफसी एक नॉर्मल कंपनी या फिर एक बैंक से कैसे डिफरेंट है, राइट? तो ये हम जानते हैं। इसके कुछ क्राइटेरियंस है जो आरबीआई ने सेट किए हैं। तो आरबीआई कहता है कि अगर किसी कंपनी के जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो कंस्टिट्यूट करते हैं 50% ऑफ द टोटल एसेट्स, मतलब अगर इसका टोटल एसेट्स है 100 करोड़ का, तो उनमें से जो 50 करोड़ का एसेट होता है वो फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए। और फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट होता है फॉर अ कंपनी लोन देना, राइट? तो अगर वो कंपनी लोन दे रही है और वो लोन का जो अमाउंट है 50% है उसके टोटल एसेट्स का, तो वो एलिजिबल हो जाएगी। इसके बाद में और एक क्राइटेरियन है जो कि है इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स कंस्टिट्यूट ऑफ 50% ऑफ द टोटल ग्रॉस इनकम। मतलब अगर उसका जो ग्रॉस इनकम आ रहा है वो भी अगर फॉर एग्जांपल लेट से 50 करोड़ है, तो 25 जो करोड़ है वो जो लोन दिया है उसने, उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट उसको वापस आ रहा है उसी का वो होना चाहिए, राइट? और उसके बाद में तीसरी जो कंडीशन है वो है कि ये जो है डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? तो देखिए, डिमांड डिपॉजिट वो होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में अगर पैसे रखे अपने वाले, तो आपको जब वो पैसे चाहिए आप वो पैसे निकाल सकते हो अपने बैंक में जाके, या फिर अपने ट्रांसफ़र कर सकते हो कभी भी आप, राइट? तो ये होता है डिमांड डिपॉजिट। तो एनबीएफसी को ये अलाउड नहीं है कि वो डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं। और उसके बाद में जो क्राइटेरियन है वो है एनओएफ का। अब एनओएफ क्या है? तो एनओएफ है नेट ओन्ड फंड। तो आपका नेट ओन्ड फंड क्या होता है, राइट? तो आपका जो नेट ओन्ड फंड है वो होता है आपका पेड अप कैपिटल प्लस सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और इसमें से अगर हम डिडक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और जो फिक्टिशियस एसेट्स है, तो इनको अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं, फिक्टिशियस एसेट्स मतलब जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कुछ कंपनी के लिए वो, तो जब हम इनको रिड्यूस करते हैं उसके बाद में जो अमाउंट आता है उसको हम नेट ओन फंड कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू आरबीआई ये जो नेट ओन फंड है ना वो मिनिमम 10 करोड़ होना चाहिए एक एनबीएफसी का होने के लिए, राइट? तो अगर आपको एक एनबीएफसी खोलना है तो आपको ये 10 करोड़ का नेट ओन फंड चाहिए, राइट? हालांकि ये डिफर करता है कि क्योंकि बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनबीएफसी यहाँ पर होती है, जैसे कोई एनबीएफसी एमएफआई होगा, मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, या फिर और भी बहुत सारे टाइप्स की एनबीएफसी हो सकती है। तो उसके लिए जो डिफरेंट क्राइटेरियंस होते हैं, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड एनबीएफसी है तो उसका जो नेट ओन फंड है वो 10 करोड़ सी होगा। उसके बाद में जो है मेनली दो टाइप्स ऑफ एनबीएफसी यहाँ पर होती है मेनली, क्योंकि आप इसको और बाइफरकेट भी कर सकते हो। तो मैं आपको जो मेन दो टाइप्स है वो बता रहा हूँ। तो फर्स्ट होती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, राइट? तो ये जो एनबीएफसीज होती है ना वो डिपॉजिट नहीं लेती है। लाइक जैसे एक बैंक होता है वो सेविंग डिपॉजिट लेती है, फिक्स्ड डिपॉजिट लेती है, राइट? तो उस तरह से जो एक एनबीएफसी है ना वो डिपॉजिट नहीं लेती है, ये फर्स्ट टाइप। और इसका जो एक एग्जाम्पल होगा ना वो होगा चोला फाइनेंस। तो ये एक बहुत बड़ी एनबीएफसी है सदर्न रीजन ऑफ इंडिया में। तो ये जो है डिपॉजिट्स नहीं लेती है। दूसरी टाइप्स ऑफ एनबीएफसी की अगर मैं बात करूंगा तो वो होती है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, और इनमें जो होता है ना मिनिमम ऑफ 12 मंथ्स टू द मैक्सिमम ऑफ 60 मंथ्स आप ये जो है डिपॉजिट रख सकते हो, राइट? तो इन एनबीएफसीज को जो है ज़्यादा परमिशन नहीं देता है आरबीआई कि आप जो अपना कस्टमर है उसका डिपॉजिट बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने साथ में रख सके, राइट? तो अगर आप एक अपना अमाउंट एनबीएफसी के साथ में रख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट और समथिंग, तो एनबीएफसी जो है उस पर ज़्यादा रिटर्न देगा। वाई? क्योंकि एनबीएफसी जो होता है एक बहुत ही हाई रिस्क वाला कंपनी होता है कंपेयर टू बैंक्स बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होते हैं, जबकि अगर हम एनबीएफसी की बात करें ये ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं होते हैं। हालांकि अगर हम रिसेंट टाइम में देखे जाए तो आरबीआई जो है इसको बहुत ज़्यादा रेगुलेट करना चाहती है, राइट? हालांकि अगर ये बहुत ज़्यादा रेगुलेशन के अंडर में आ जाए तो एनबीएफसी और बैंक्स में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रह पाएगा। तो अगर इन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का अगर हम कुछ एग्जांपल ले तो बजाज फाइनेंस एक एग्जांपल है,
और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो है ये भी एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली ये NBFCs क्या सर्विसेज दे रही है, राइट। तो इनका जो सबसे पहला सर्विस है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पर्सनल लोन, राइट। तो ये जो है लोन्स एंड एडवांसेस देती है। तो पर्सनल लोन तो इनका एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो का पार्ट होता है, क्योंकि ये इनको पता है इंडिया में बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको सिर्फ लोन चाहिए, उनके लिए मैटर नहीं करता है कि कितने % पे उनको लोन मिल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। तो NBFC जो है ना, ऐसे कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करती है प्राइमरली और उनको लोन देती है। हालांकि ये जो NBFCs है वो SME और MSMEs को भी लोन दे सकती है। उसके बाद में जो सेकंड सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है तो वो होता है एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज। तो ये जो सिक्योरिटीज होती है जो इशूड बाय होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी प्राइवेट कंपनी, तो इसमें भी ये इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज लीजिंग, तो ये लीजिंग भी कर सकती है। उसके बाद में हायर परचेज एंड देन इंश्योरेंस बिजनेस में भी ये एंटर कर सकती है NBFC। और जो चिट बिजनेसेस होते हैं, जैसे हमने देखा है कि ग्रामीण साइड में बहुत सारे चिट बिजनेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चिट फंड निकालते हैं अपने वाले, राइट। तो फॉर एग्जांपल कुछ लोग मिलके साथ में आते हैं और फिर अपना जो अमाउंट है मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे जमा करते हैं, है ना। और हर एक पर्सन को वो जो अमाउंट है दिया जाता है ज़रूरत के हिसाब से, या फिर वो चिट निकालते हैं उसके हिसाब से। तो ये चिट फंड में भी जो है NBFC काम कर सकती है। और ये जो रीज़न है ना कि बहुत सारी जो NBFCs है वो डिपॉजिट्स नहीं ले सकती है कस्टमर से, इसका एक रीज़न ये भी है शारदा स्कैम, राइट। तो ये एक वेस्ट बंगाल में ये एक स्कैम हुआ था जिसमें कि कुछ NBFCs भी शामिल थी। तो उस स्कैम की वजह से जो है ना RBI ने अपने रेगुलेशंस बहुत टाइट कर दिए थे उसके बाद में। तो इसके कारण इंडिया में अगर हम देखा जाए तो डिपॉजिट टेकिंग जो NBFCs है ना बहुत ही कम है। और कुछ कुछ सर्विसेज ऐसे भी होते हैं जिसमें NBFC जो है एंटर ही नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशंस की, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की, या फिर सेल्स ऑफ गुड्स की, राइट। तो अगर एक NBFC का 50% जो प्रॉफिट है वो फाइनेंशियल एसेट से ही आ रहा है, तो आप सोचने वाली बात है वो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में क्यों जाएगी, या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में वो मैन्युफैक्चरिंग क्यों करेगी, वो सेलिंग ऑफ गुड्स क्यों करेगी, राइट। तो RBI ने ये भी बोला है कि ये जो NBFCs है इन बिजनेसेस में एंटर नहीं कर सकती है। अगर हम मेन मुद्दे पे आए कि NBFC जो है ये अर्न कैसे कर रही है फिर, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके बाद में इनका पर्सनल लोन का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है। तो जो सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उससे जो है इसको एक अच्छा खासा जो है फीस आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमने बात किया लीजिंग का, हायर परचेज का, इवन इंश्योरेंस बिजनेस का, चिट फंड्स का। तो इसमें जो है ये एक अपना फीस लेता है, तो जिससे कि इसका अर्निंग होता है। हालांकि इसका ये जो फीस है वो प्राइमरली सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। इनका जो प्राइमरली सोर्स ऑफ अर्निंग है वो होता है अपना लोन्स ही, राइट। क्योंकि लोन्स जो इनको इंटरेस्ट अमाउंट आता है उससे इनका जो प्राइमरली अर्निंग होता है, राइट। और फिर अगर हम उसके बाद में बात करें कि कुछ कुछ NBFC जो डिपॉजिट टेकिंग वाली होती है, तो वो जो NBFC होती है वो डिपॉजिट्स लेती है, राइट। तो वो बैंक्स की तरह थोड़ा काम करेगी, हालांकि वो एक पूरा कंस्टिट्यूट नहीं करेगी बैंक से। तो एक जो बैंक है वो अपने कस्टमर से फंड्स लेती है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, और वो आगे देती है इन द फॉर्म ऑफ लोन, राइट। तो ये NBFC भी थोड़ा बहुत उस तरह से काम करेगी। हालांकि इसमें जो है इसको बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, क्योंकि ये सभी टाइप्स ऑफ जो डिपॉजिट्स है वो नहीं ले सकती है। तो फिर अगर इन NBFCs पे इतना सारा लिमिटेशंस है डिपॉजिट लेने पे, कुछ कुछ NBFCs तो लेती भी नहीं है डिपॉजिट, तो फिर बाकी का सोर्स ऑफ अर्निंग इसको कहाँ से आ रहा है, राइट। तो ये NBFCs क्या करती है ना, अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे जो है ये लॉन्ग टर्म का लोन लेती है, राइट। तो एक लॉन्ग टर्म लोन ले लेगी ये किसी बैंक से, या फिर कोई अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लेट से नाबार्ड, तो ये इनको लोन दे देगा एक लॉन्ग टर्म के लिए, लेट से 5 ईयर्स 10 ईयर्स, राइट। तो एक लॉन्ग टर्म ये लोन लेती है और फिर उसके बाद में ये शॉर्ट टर्म लोन्स देती है। हालांकि ज़रूर नहीं है ये शॉर्ट टर्म लोन ही देगी, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें एक NBFC का, तो उसमें आपको मोस्टली शॉर्ट टर्म ही लोन मिलेगा। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि NPA जो प्रोविजंस है NBFC का वो बढ़ते जा रहा है। तो NNPA मतलब नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है आप देख पाओगे यहाँ पर 2019 से जो है 2021 तक ये कम होते जा रहे हैं। तो अभी जो है NBFC का थोड़ा अच्छा सीन चल रहा है, क्योंकि अगर हम 2019 से पहले देखें तो इनका जो NPA है वो 6% 7%, जो बैंक्स का जो बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, उनके लेवल पे आ गया था। इंडिया में जो है NBFC क्राइसिस चल रहा था उस टाइम पे। तो हालांकि अभी जो NBFCs की हालत है अभी कंपेरेटिवली बहुत बेटर है, और अभी ये अनुमान माना जा रहा है कि आगे जाके जो है NBFC के लिए एक बहुत अच्छा स्पेस खुलने वाला है, राइट।
तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है एनबीएफसीज के लिए। तो अगर आपको कोई एनबीएफसी का स्टॉक है तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल समझने के बाद में। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इन जो एनबीएफसीज को है वो आरबीआई रेगुलेट करता है, लेकिन क्या सभी एनबीएफसीज को आरबीआई रेगुलेट करता है? तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि एनबीएफसी किस बिजनेस में एंटर की हुई है, राइट। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि जो एनबीएफसीज है जो रजिस्टर्ड है विद आरबीआई, तो वो सिर्फ आरबीआई उनका इन्फोर्समेंट देखेगी। लेकिन फिर वहाँ पर कुछ एनबीएफसीज ऐसे भी होती है, फॉर एग्जांपल अगर हाउसिंग फाइनेंस का लोन देने में अगर कोई एनबीएफसी एक्सपर्ट है, अगर उसी बिजनेस में वो ज़्यादा फोकस कर रही है, तो वो जो है नेशनल हाउसिंग बैंक जो है उनका एक रेगुलेशन का काम करेगी। फिर मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड्स या फिर स्टॉक में अगर जो ज़्यादा फोकस करने वाली एनबीएफसीज है तो उसका जो रेगुलेशन है वो सेबी देखेगी। फिर यहाँ पर कुछ और टाइप्स आते हैं जैसे निधि कंपनीज, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज, तो इनका जो है एमसीए देखेगी। फिर चिट फंड कंपनीज जैसे मैंने आपको बताया, तो ये स्टेट गवर्नमेंट खुद रेगुलेट करता है। और फिर इंश्योरेंस कंपनीज जो कि रेगुलेट करता है आईआरडीए। और ये जो तीसरा फील्ड आपको दिख रहा है नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एनबीएफसीज नहीं है, ये कुछ और टाइप हो जाता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि ठीक है, अगर कुछ कुछ एनबीएफसीज है जो डिपॉजिट टेकिंग है वो कस्टमर से डिपॉजिट ले सकती है, राइट। तो क्या उनके लिए ये भी पॉसिबल है कि एनबीएफसी से वो कन्वर्ट हो जाए किसी बैंक में? तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी है पास्ट में जो कि एनबीएफसी से जो है बैंक्स में कन्वर्ट हुई है। फॉर एग्जांपल जो एनबीएफसी से बैंक में कन्वर्ट हुई है वो है कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। तो पहले ये एक एनबीएफसी थी और उसके बाद में ये एक बैंक में कन्वर्ट हुई थी। तो ये एक फर्स्ट ऐसी एनबीएफसी थी जो कि बैंक में कन्वर्ट हुई थी। तो बैंक में जो कन्वर्ट होने के लिए जो है ना एनबीएफसीज को बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस या फिर कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल इनका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है ना, तो नया जो बैंक अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो उसका जो है 200 करोड़ होना चाहिए। उसके बाद में जो प्रोमोटर्स है उनका 40% जो है वो बैंक का पेड अप कैपिटल का पार्ट होना चाहिए। और इसके बाद में भी जो है पोस्ट कन्वर्जन इनको बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, राइट। तो एक एनबीएफसी को एक बैंक में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस है, बहुत सारे चैलेंजेस है। इसलिए हम इंडिया में देखते हैं कि बहुत सारी जो एनबीएफसीज है वो कभी कन्वर्ट ही नहीं करती, वो हमेशा एनबीएफसीज ही रहती है, राइट। तो एक एनबीएफसी रहने का भी अलग प्रॉफिट है और उसको अगर बैंक में कन्वर्ट करना है तो उसके बाद में कुछ और उनको सहूलियत हो जाती है, जिससे डिपॉजिट्स वो पूरी ले सकती है। तो दोनों भी चीज़ें जो है उसमें प्रो और कॉन्स है। तो अगर कोई एनबीएफसी अगर आपको एक बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे अगर लोन दे रही है तो आपको वो लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा ऐसे लोन्स को जो है आपको अवॉइड करना चाहिए। बेटर है कि आप किसी बैंक से पर्सनल लोन ले लें, राइट, वो बेटर होगा। लेकिन एनबीएफसी का जैसे आपको पता है बिजनेस ऐसे यही है कि वो मोस्ट ऑफ द जो उनके लोन्स होते हैं वो पर्सनल लोन्स वो देते हैं, इसीलिए वो अर्न कर पाते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।